नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि इस नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का आएगा वो 1857 के इतिहास के बारे में आएगा कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके क्या क्या कारण थे, ठीक है, और उसके क्या क्या परिणाम निकले, ठीक है। 1857 के बाद अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर बहुत सारे आमूल परिवर्तन देखने को मिले, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो बात ये करते हैं कि 1857 की लड़ाई को, पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि 1857 की लड़ाई को हम लोग क्या राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1857 की, जैसे कि आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो लेटेस्ट जो रिज़ल्ट था, मतलब तुरंत तत्कालिक रिज़ल्ट उसका उतना नहीं हुआ था। मतलब इंडिया को उतना इफ़ेक्ट नहीं किया था। इस क्रांति का जो तत्कालिक रिज़ल्ट था वो इतना इफ़ेक्ट नहीं किया था जितना कि उसका पूर्णकालिक, ठीक है। जो बाद में जो 1857 कांग्रेस की स्थापना होने के बाद जो इसका प्रभाव दिखता है वो मतलब लंबी टाइम के लिए इसका प्रभाव दिखाता है, शॉर्ट टाइम के लिए इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिला था। तो इसमें इसको लेकर कुछ इतिहासकारों के इसमें कुछ मतभेद हैं कि इसको 1857 को कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, अगर कहना चाहिए तो क्यों कहना चाहिए, ठीक है। तो मेन जो हम लोग का कारण था कि इसमें 1857 की इस वीडियो को बनाने का कि इसमें आपको कुछ तथ्य के बारे में बताना है, ठीक है। आपको पता है कि 1857 की लड़ाई में 1857 की लड़ाई हुई और ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई थी जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता होगा, तात्या टोपे के बारे में पता होगा और बहुत सारे नंद, ठीक है, बहुत सारे लोग उनके बारे में पता होगा। बट आपको पता तो सब कुछ है। आपको ये पता है कि झांसी की रानी कैसे अंग्रेज़ों से लड़े या तात्या टोपे को कैसे अंग्रेज़ों से लड़े, ठीक है। बट उसके जो कारण है 1857 की लड़ाई का मतलब क्या है, उसको क्यों, मतलब उसका जो होता है ना कि अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा अत्याचार हो गया था कि जितने भी भारतीय थे, जितने भी उस समय क्रांतिकारी थे, सबके दिमाग में पनपा 1857 की लड़ाई के लिए। तो इसका मूल कारण क्या है, उस मूल कारण के बारे में हम लोग जानकारी देंगे इसमें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसमें जैसा कि बताएं कि विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग राय है इसमें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट देखते हैं कि कौन से इतिहासकार क्या बोले हैं इसमें। तो 1857 की लड़ाई के लिए जैसे कि एक इतिहासकार थे L.E. और रीज। इनके अनुसार ये जो विद्रोह था 1857 का, यह एक धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था, ठीक है। क्योंकि उस समय ईसाई मिशनकारी आ रहे थे हम लोग के भारत में अपने ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने। तो जो इतिहासकार थे L.E. और रीज, इनके अनुसार ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट एक इतिहासकार हैं T.R. होम्स। उनके अनुसार बोला गया था कि ये बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट एक आते हैं जेम्स ऑट्रॉम एंड W. टेलर्स। इनके अनुसार ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ठीक है। सब इतिहासकार अपने अपने दिए हैं राय, ठीक है। बेंजामिन डिज़रायली जो कि ब्रिटेन के एक रूढ़िवादी नेता थे, इनके अनुसार ये राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। अशोक मेहता ने भी इसे, ये भारत के इतिहासकार हैं, अशोक मेहता ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह का दिया था। वी.डी. सावरकर के बारे में आपको सब पता ही होगा। वी.डी. सावरकर ने इसे बोला था सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को किस संज्ञा से नवाजा था। तो ये संज्ञा थी सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। ऐसे एक और इतिहासकार है S.N. सेन। इनके अनुसार इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी देना गलत होगा क्योंकि यह कभी भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। ये इनका कथन था, ठीक है। ऐसे एक इतिहासकार हैं R.C. मजूमदार। इनके अनुसार ये उन्होंने बोला था कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो ये जो जिन विभिन्न कथन कहे गए, इन कथन को रखने का मतलब ये है कि आप उस समय की मेंटालिटी देखिए कि इतिहास मतलब लड़ाई हो रही है नहीं हो रही उससे कोई मतलब नहीं है। लोग अपना अपना कथन दिए पड़े हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आता भी इसमें, जैसे कि वी.डी. सावरकर से, वी.डी. सावरकर ने क्या बोला था
राष्ट्रीय 1857 के विद्रोह को, या आरसी मजूमदार का ये कथन आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है, इन्होंने क्या संज्ञा दी थी। तो ये इतिहासकार थे, ये इन इतिहासकारों ने ऐसी ऐसी बातें बोली थी। अब हम लोग जानते हैं कि इसके मूलभूत कारण के बारे में, कि 1857 की विद्रोह का पनपने का कारण क्या था, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिक्स हो चल रही होगी उस समय, तो उसमें उसके कारण भी विद्रोह स्टार्ट होगा, या सामाजिक कारण हो सकते हैं, कुछ समाज में कुछ ऐसे बर्बरतापूर्ण ऐसे कुछ रूल्स ला दिए गए होंगे जिसके कारण लोग विद्रोह करने के लिए एकदम तैयार हो गए थे। तो आइए जानते हैं वो कारण कौन कौन से थे। तो पहला जो कारण था मेरा, वो राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में जो पहला था कि डलहौजी की व्यवगत नीति, डलहौजी की उस समय एक व्यवगत नीति आई हुई थी, ठीक है, उसका मेन कारण था राजनीति में, ठीक है। दूसरी थी वेलेस्ली की सहायक संधि। 1798 में वेलेस्ली की एक सहायक संधि आई थी जिसे हड़प नीति बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब कि जितने भी छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ के उनके राजा महाराजा, उनको इकट्ठा करके कब्जा करना, ये वेलेस्ली की सहायक संधि थी। नेक्स्ट थी बहादुर शाह जफ़र के साथ अपमानजनक व्यवहार। बहादुर शाह जफ़र उस समय बहुत मतलब बुज़ुर्ग राजा कहलाए जाते, तो उनका बहुत सम्मान होता था। भारतीय देश जो जितने भी देसी राजाएं थे वो सब इनका सम्मान करते थे, तो अंग्रेज़ों ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, इसका भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट था अवध का विलय। अवध का विलय हो गया था, ठीक है। जैसे हम बोले थे ना कि वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, जितने छोटे छोटे राजा महाराजा के जो भी टुकड़े थे, राज्य थे, उनको कब्ज़ा करने का एक वेलेस्ली को इसलिए भेजा गया था कि आप धीमे धीमे जितने भी एरियाज़ हैं उनको कब्ज़ा कीजिए। तो वेलेस्ली के सहायक संधि के भीतर ही ये अवध का विलय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में आप देखेंगे, प्रशासनिक कारण का जो सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजी का प्रसार एवं देसी भाषाओं की उपेक्षा। अब अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेजी का प्रसार तो होना ही होना है, और जब अंग्रेजी का प्रसार होगा, ये हम पे राज्य कर रहे हैं, तो अंग्रेजी का जब प्रसार होगा तो देसी भाषा, जो कि हमारे उस समय तो मातृभाषा में हिंदी थी, लेकिन देसी भाषा में अलग अलग जगह अलग अलग थी, किसी की मलयालम, किसी की तेलुगु, किसी की कन्नड़ थी, इनकी उपेक्षा हो रही थी, ठीक है। तो प्रशासनिक कारण में हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो अंग्रेजी का प्रसार था वो ज़्यादा हो गया था। ब्रिटिश शासन के अप्रिय कानून, ब्रिटिश शासन ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए थे जिसका कारण ये विद्रोह होना ही होना था, ठीक है। आगे बात करेंगे क्या क्या कानून बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक कारण में पहला है सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठीक है। सती प्रथा उस समय जो भी उस समय के जो लोग थे वो इस पे ज़्यादा फोकस करते थे, सती प्रथा के बारे में, कि अगर किसी औरत के पति मर गए हैं तो उसको उसके मतलब अंतिम संस्कार में उसको उस औरत को भी उसके साथ बैठा दिया जाता था। तो जहाँ तक हम पढ़ें उसमें ये होता था कि औरत को भांग और धतूरा खिला के उसको इतना नशा में कर दिया जाता था और उसके बाद उसको बैठा दिया जाता था उसके, ठीक है, उसके पति के साथ उसके उसमें उसके जहाँ पे उस अंतिम संस्कार में, ठीक है। और उसके बाद वो इतने नशे में रहती थी कि उसको पता ही नहीं रहता था, और उसके बाद जो चारों तरफ से वो लोग एकदम अंधेरा वो घेर के उसके बाद डमरू बाजा के साथ इतना तेज़ नगाड़ा बजाते थे, और उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ वो आते थे, हवन टाइप के रहते थे, वो ऐसे डालते थे कि उसमें से धुआं ज़्यादा निकलता था, ठीक है। और डमरू उमरू बाजा वाजा बजाते थे कि उसको जो औरत चिल्ला रही उसके चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। तो वही बहुत बुरी प्रथा थी, बहुत बुरी प्रथा थी उस समय की। लेकिन अंग्रेज़ों का इन प्रथा में इंटरफेयर करना ये एक बहुत बड़ा कारण था, सामाजिक कारण। विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन, ठीक है, विधवा जो कोई लेडीज़ विधवा है उसका फिर से विवाह कर देना। ईसाई मिशनरियों को संरक्षण एवं हिंदू मुस्लिम प्रथाओं का उपहास, ठीक है। बताए थे कि उस समय ईसाई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे भारत में, तो इन ईसाई मिशनरियों का उस समय संरक्षण दिया गया था, और हिंदू मुस्लिम प्रथाओं का उपहास उड़ रहा था उस समय। उपहास में ये भी उस समय का था। भारतीयों को हे दृष्टि से देखना एवं अंग्रेजों का बर्बरतापूर्ण व्यवहार। उस समय भारतीय गुलाम थे तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता था, और अंग्रेज उन पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार भी करते, तो ये भी एक कारण था, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति, ठीक है। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति, अंग्रेज आए ही थे पैसा कमाने के चक्कर में, तो अब वो पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी ऐसी नीतियाँ लेकर आएंगे जिससे कि
जो भारतीय था एकदम कमज़ोर हो जाए, और उसके कारण जो हमारे किसान वर्ग के लोग थे उनको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था इसका। ठीक है, वो ऐसी ऐसी नीतियाँ ले आए थे, क्योंकि वो आए थे पैसा कमाने। पैसा उनको चाहे जैसे भी मिल जाए, वो चाहे किसान से मिले, चाहे ज़मींदार से मिले, चाहे किसी से मिले, उसके लिए वो अलग अलग नीति लेकर आते रहते थे। ठीक है, बहुत सारी नीतियाँ लेकर आए थे। उसके कारण भारतीय उद्योगों का विनाश हो रहा था। ठीक है, भारतीय उद्योगों का विनाश, भुखमरी एवं गरीबी की स्थिति पैदा हो गई थी उसके कारण। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार एवं जबरन लूटपाट, जहाँ पे उनका मकसद ही है पैसा कमाना, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार होगा ही बेतहाशा, और बेतहाशा भ्रष्टाचार के साथ साथ वहाँ पे जबरन लूटपाट भी होती थी। ठीक है, ये आर्थिक कारण था उसका। नेक्स्ट है सैन्य कारण। सैन्य कारण में आप लोग शायद मंगल पांडे मूवी देखे होंगे, तो उसमें सैन्य कारण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी सेना की अपेक्षा भारतीय सेना को कम वेतन देना। ठीक है, ये भी था, मतलब भारतीय जो सैनिक थे उनको कम वेतन दिया जाता था, अंग्रेजी सेना को ज़्यादा वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट है सिपाहियों को धार्मिक एवं जातीय चिन्हों के प्रयोग में रोक। ठीक है, सिपाहियों को जो उनके जातीय और धार्मिक चिन्ह थे उनके प्रयोग में रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट था सैनिकों के साथ किए जाने वाला भेदभाव। ठीक है, अंग्रेजी सैनिकों को ज़्यादा प्रमोशन मिल जाता था, भारतीय सैनिकों को प्रमोशन मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। ठीक है, सैन्य कारण ये हो गया। तत्कालिक कारण जो था तुरंत के तुरंत विद्रोह करने का, वो यही था कि जो पुरानी ब्रेन बॉक्स बंदूक थी उसके स्थान पे एनफील्ड राइफल लाया गया था। ठीक है, ये मूवी में आप देखे होंगे, मंगल पांडे मूवी में आप ये देखेंगे। ठीक है, मंगल पांडे मूवी कोई देखा होगा तो उसको पता होगा कि जो पुरानी बंदूक थी उसके स्थान पे ये एनफील्ड बंदूक आई थी, और एनफील्ड बंदूक के जो कारतूस थे उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली होने की सूचना मिल गई थी इन लोगों के कारण। ठीक है, तो वो मूवी पे आप लोग पता चल जाएगा। ठीक थे देखने में, तो इसके कारण ये तत्कालिक कारण था। इसको ये महत्वपूर्ण कारण था विद्रोह को पनपने का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ था। तो विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 29 मार्च 1857 को, जब 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान किया और लेफ्टिनेंट वॉक की हत्या कर दी और मेजर ह्यूस्टन को गोली मार दी। ठीक है, तो याद करने लायक है। अगर डेट याद हो जाती है तो अच्छी बात है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट मे भी याद कर लीजिएगा। ये याद करना है 34वीं इन्फेंट्री बटालियन बैरकपुर के मंगल पांडे ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने लेफ्टिनेंट वॉक को और ह्यूस्टन को गोली मारी तो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये तत्कालिक हुआ, तुरंत के तुरंत हुआ। 10 मई को मेरठ की सेना ने विद्रोह किया एवं 11 मई को दिल्ली के लिए कूच कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ये जो मेरठ की सेना ये दिल्ली जब जाती है, तो दिल्ली पहुँच को 12 मई को जब वो दिल्ली पहुँची तो उन्होंने दिल्ली का जो बटालियन कैंट था वहाँ पे अधिकार कर लिया, और अपना जो राजा था भारत का जो सम्राट, क्योंकि उस समय सम्राट की ज़रूरत थी। आप कोई भी लड़ाई लड़िएगा, आपका कोई अगर नेता नहीं होगा उस लड़ाई का कोई महत्व नहीं है। तो ये सेना जो भी मेरठ से जो चली सेना थे, ये दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया बिना उनसे पूछे समझे। ठीक है, नेक्स्ट हुआ क्या, जो सैन्य और असैन्य बलों के लिए परिषद बना दी गई। ठीक है, और बख्त खां को उसका अध्यक्ष चुन लिया गया। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, हडसन ने सम्राट के दो पुत्र हडसन ने सम्राट मतलब बहादुर शाह जफर के दो पुत्र मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान को गोली मार दी और बहादुर शाह को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। ठीक है, ये इसका कारण है, ये तुरंत के तुरंत घटनाएं हुई थी। इस गिरफ्तारी में इलाही बख्श ने भूमिका निभाई। ठीक है, ये इलाही बख्श था, जिसने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने में एक तरह से भूमिका निभाई थी। विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था, तो विद्रोह का अगर प्रसार देखेंगे तो विद्रोह का प्रसार अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसकी कमान संभाली थी। तो इसमें क्वेश्चन होता है कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने कमान संभाली थी और अंग्रेज के किन किन अधिकारियों ने उस विद्रोह को दबाया था। ये क्वेश्चन हर जगह दिखेगा आपको। ठीक है, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली थी और कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। ठीक है, बाद में बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया और वो नेपाल चली गई थी। ठीक है, कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया था और इन्हें पेशवा घोषित किया गया था, और यहाँ पे भी कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं झांसी का आपको सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट किया था, वहाँ पे विद्रोह का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
उसके बाद झांसी में युद्ध के पश्चात रानी कालपी पहुंची। कालपी जहाँ हिरोज की सेना से पराजित होने के पश्चात ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर जहाँ से स्मिथ की सेना को मार भगाया। ठीक है, तो स्मिथ की सेना और हिरोज की सेना ने सम्मिलित होकर रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई थी। बिहार में बाबा कुंवर सिंह ने संभाला था कमान। ठीक है, और विलियम टेलर और बिसेंट आयर ने वहाँ पे विद्रोह समाप्त किया था। तो आपको यहाँ पे ये याद करना है कि किसने नेतृत्व किया और किसने विद्रोह दबाया। ठीक है, इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था विद्रोह का नेतृत्व और जनरल नी ने इस विद्रोह को दबाया था। ठीक है, फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें जो एक ब्रीफ में है वो हम बता दे रहे हैं। यहाँ फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने स्टार्ट किया था और दमन कैंपबेल ने भी किया था। बरेली की बात करें तो बरेली में खान बहादुर खान ने किया था, कैंपबेल ने इसको दमन किया था इसका। मंदसौर में ऐसे ही फिरोज शाह ने किया था। असम में गंधपेश्वर सिंह मणिराम दत्त थे। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही हिमजल शाही नेतृत्व किए थे। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह वीर सिंह ने किया था। गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया था। मथुरा से देवी सिंह ने किया था। मेरठ से कदम सिंह ने किया था। ठीक है, तो ये सब याद करने लगे, क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, आते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट है उस विद्रोह के असफलता का कारण क्या था। क्योंकि देखो विद्रोह हुआ तो क्षणिक, बता देना क्षणिक आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, इसका जो लाभ मिलेगा आपको बहुत टाइम बाद पता चलेगा इसका क्या लाभ था। मतलब बहुत टाइम बाद इसका अंग्रेज़ों के प्रति इतना ज़्यादा डर फैल गया था इस विद्रोह के कारण कि अंग्रेज़ों ने फिर 1857 में ये हुआ कि उन लोगों को 1885 में अंग्रेज़ों को ये फिर लगने लगा कि 1857 की जैसे घटना फिर से हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे दिमाग लगाया और वहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी कि ऐसे लोग अब इन लोग को एक तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए इन लोग का माइंड, और ये वो उस 1857 टाइप का विद्रोह फिर से ना उठे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है, तो असफलता के कारण क्या कहते हैं, विद्रोह का सीमित स्वरूप। ठीक है, सीमित स्वरूप मतलब एक निश्चित लिमिटेड एरिया में था, फैला, प्रचार प्रसार हो नहीं पाया था, क्योंकि जो तारीख दी गई थी विद्रोह करने के लिए वो तारीख के पहले ही विद्रोह स्टार्ट हो गया था, तो विद्रोह का सफल होना ही था। योगी के नेतृत्व में अभाव। ठीक है, संगठन एवं सशक्त केंद्र का अभाव, सीमित संसाधनों की कमी थी, जन नेतृत्व का अभाव, जन नेतृत्व में शिक्षित वर्ग और कृषक वर्ग ने इसकी उपेक्षा ही नहीं की थी, इसको में ज्वाइन ही नहीं हुए थे। निश्चित समय से पहले विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, 31 मई को स्टार्ट होने वाला 1857 का विद्रोह मार्च अप्रैल में ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, देसी राजाएं जो भी थे वो सब भी इस पर पार्टिसिपेट नहीं किए सही ढंग से। परिणाम क्या निकला इस विद्रोह का, विद्रोह का तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस विद्रोह के कारण अंग्रेजी हुकूमत में उथल पुथल हो गई थी, जिसके कारण महारानी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्ति छीन कर अब भारत में ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया। ये सबसे बड़ा ये हुआ था, इसका परिणाम निकला था कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन 1857 के बाद एक 1858 में जो वहाँ की महारानी थी ब्रिटिश की, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और उनसे शक्ति छीन के अब जो शक्ति थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। ठीक है, मतलब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ये एक तरह से कंपनी थी, ये बिज़नेस करने आई थी इंडिया में। ठीक है, और बिज़नेस करते करते इन्होंने पूरा एरिया कब्जा करके और यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। ये परमिट लेकर आई थी रानी से कि हम यहाँ पे बस बिज़नेस करेंगे, बट जब उनको दिखता गया कि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो धीरे धीरे कब्जा करके इसको कब्जा कर लिया। ठीक है, तो वही वो कंपनी आई थी महारानी से परमिशन लेके। जब उसके बाद ये भी 1857 का विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के बाद इस कंपनी से हक छीन के महारानी ने अपने अंडर लिया कि अब जितने भी फैसले होंगे 1858 से, ठीक है, अभी सभी ब्रिटिश क्राउन के अंदर आएंगे। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन जो बोलेगी वो होगा। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण जो परिणाम था वो यही निकल के आया था। विक्टोरिया का घोषणा पत्र क्या था, तो विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था उसमें ये बोला गया था कि भारतीय प्रशासन ब्रिटिश ने कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को हाथ में दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नर जनरल जो उस समय थे उसको अब उनको वायसराय कहा जाएगा। ठीक है, तो उस समय के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वही प्रथम वायसराय बने थे, और प्रथम वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग थे ही उस समय। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कि 1857 का
जो घोषणा पत्र हुआ था उसमें कौन गवर्नर जनरल या कौन प्रथम वायसराय था, तो उसमें इनका नाम आता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारत में अब सभी मामलों के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार काम करेगी, उससे पहले कंपनी काम करती थी, कंपनी आदेश देती थी तो काम होता था। अब 18 जब ये विद्रोह हुआ उसके बाद अब ब्रिटिश सरकार हाथ में ले ली कानून। इंग्लैंड में एक प्रमुख भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान होगा, प्रावधान मतलब निकाला गया, एक पोस्ट निकाली गई भारतीय राज्य सचिव का। स्थानीय राजाओं के अधिकार एवं सम्मान को संरक्षण दिया गया। ठीक है। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति को समाप्त किया गया, डलहौजी की जो व्यक्तिगत नीति थी, ठीक है, इसको समाप्त किया गया। भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेजी सैनिकों के अनुपात को 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। मतलब भारतीय सैनिकों 5 ये भारतीय सैनिक 5 और ये इसे घटाकर 2:1 कर दिया गया। तो ये विक्टोरिया के घोषणा पत्र में शामिल ये रूल्स थे। ठीक है, ये चीज़ें घोषणा पत्र में बोली गई। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट आता है, हाँ, जैसे कि बताया ना कि उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्णता से देख लीजिए क्या क्या है इसमें। उस समय 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन पॉन्स्टन थे। 1857 के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग का बताए थे। 1857 के विद्रोह के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को रखा गया था। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, विद्रोह के लिए कौन सा निश्चित दिन किया गया था। तो बताया था ना कि 31 में 1857 को चुना गया था, लेकिन मार्च अप्रैल में ही जो विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी नेतृत्व के, तो विद्रोह को तो असफलता मिलनी है। विद्रोह वर्ग में भाग किन लोगों ने नहीं लिया था उस समय। साहूकार, शिक्षित वर्ग, जमींदार, किसान, इन लोगों ने भाग ही नहीं लिया था उसमें। 1857 के बाद फौज को नवसंगठित करने के लिए आयोग बना, जिसे पीला आयोग कहा गया। ठीक है, जैसा बताया था आप लोगों को कि ये विद्रोह जो तत्कालिक था, तत्कालिक इसका प्रभाव आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इसका प्रभाव बहुत अगर लंबे समय के लिए देखा जाए, बताया ना, अगर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने का मतलब ही यही था कि उन लोगों को लगने लगा था कि 1857 की तरह क्रांति फिर होने वाली है। ठीक है, और इसके लिए भारतीयों को एक अलग उनका माइंड डाइवर्ट किया जाए। तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने की प्रस्ताव घोषणा कर दी। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ेंगे उस समय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने का काम ही, उनको पता चल गया था कि ऐसी क्रांति फिर से होने वाली है। ठीक है, और इस बार होगी। तो उस समय 1857 में जो हुआ था उसके बारे में लोगों को पता चल गया था भारतीय को कि क्या क्या असफलता थे। लेकिन अगर इस बार होती है तो इस बार ऊंचे लेवल पे हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इन लोगों का दिमाग उसकी तरफ डाइवर्ट करा दिया गया। तो पूरा अगर लंबा समय का कारण देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको। जितना पढ़ेंगे उतना आपको और भी चीज़ें मिलती जाएंगी। मेन बात तो ये है, आप हर चीज़ को रिलेट करके पढ़िए। पहले मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, कुछ भी उठा के पढ़ लो, लेकिन जब किसी चीज़ों को 1857 की क्रांति को जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक आपको पता चलेगा, एक कहानी दिमाग में बैठ जाएगा आपको। ठीक है, एक बार कहानी बैठ गया तो आप 1857 से लेके 1947 भारत की जो भी क्या क्या आंदोलन हुए, कैसे क्या क्या हुआ, उसको एक कहानी की तरह जब दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग में कहानी बैठा लीजिए, उसके बाद फैक्ट तो आपको याद ही हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की 1857 के क्रांति के बारे में, क्यों उसे राष्ट्रीय क्रांति कहा जाता है, क्या कारण थे उसके, असफल क्यों हो गया, कारण असफलता के भी कारण देख लिए गए। उसके बाद महारानी का जो घोषणा पत्र है तो वो देख लिया गया। ठीक है, तो आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।